सो गुड इवनिंग डियर्स, कैसे आप सभी लोग। आज आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था। आशा करते हैं सबका एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा आप लोगों का, क्योंकि जो चीज़ आप लोगों को पढ़ाई गई क्लास में ना, वो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है, बहुत सारा क्वेश्चन जो है एक दो छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन जो है ना, आपको जो हमने टेस्ट में ये जो भी प्रैक्टिस वगैरह करवाया था वो सारा क्वेश्चन वही सब आया है। और आप लोगों को बोले भी थे कि केमिस्ट्री में जो आपको पढ़ा रहे हैं एक बार अच्छे से खाली बस सुन जाइए, ध्यान से कॉपी एक बार रिवाइज कर लीजिए, सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाएगा। हमने सोचा कि जो आप लोग एग्जाम देकर आ गए हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव का एक बार क्वेश्चन जो है, बहुत सारे स्टूडेंट फोन करके भी बोल रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशंस भेज दीजिए, मिला लेंगे आंसर। हमने चलो ठीक है, इसको हम वीडियो ही बना करके भेज देते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चन किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो आप लोग मिला लीजिए। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, आप सबको पता है कि 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जिसमें आप लोगों को 35 क्वेश्चन ही बनाना है। 35 गुना 1 35 मैंने 35 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 35 में कौन से क्वेश्चन हमने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था एग्जाम में जाने से पहले ही कि वही क्वेश्चन को चूज करना है जिस क्वेश्चन पे आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो। आपको लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन का आंसर मेरा एकदम बिल्कुल सही है, तो हम लोग उसी क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन थोड़ा सा भी डाउट रहेगा उस पर रिस्क नहीं लेना है। और ऐसे मुझे लगता है कि 70 क्वेश्चंस में ऐसे 35 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे एकदम आराम से बनाए जाने वाले क्वेश्चंस हैं। लेकिन अब आप लोग एक बार मिला लेंगे आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लिया है और कितना मार्क्स आप लोगों का आ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर हम लोग देखें तो देखिए लिखा हुआ है, विटामिन जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है वह है वैसा विटामिन जो खून में रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, खून को स्कंदित करने का काम। स्कंदित करने का मतलब गाढ़ा बनाना खून को। अब सबको पता है विटामिन के जो है एक ऐसा विटामिन है जो रक्त में थक्का बनाने का काम करता है, खून को जमाने का काम करता है। तो फर्स्ट का आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा, है ना। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने का काम विटामिन के करता है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन जरा सा देखिए, आपके सामने में है स्क्रीन पे, करा है क्लोरेमीन टी एक है। याद रखिएगा क्लोरेमीन टी एक दवाई का नाम है, दवा का नाम है जो इन्फेक्शन से बचाता है हम लोगों को, मतलब संक्रमण को फैलने से रोकता है। तो संक्रमण से फैलने, संक्रमण को बचाने का मतलब है, संक्रमण को रोकने का मतलब क्या है, इंग्लिश में उसको इन्फेक्शन बोलते हैं, मतलब डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट सेकेंड का आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। सेकेंड का आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। देखिए क्लोरामीन टी एक क्या है भाई, तो डिसइंफेक्टेंट है। तो दूसरा का आंसर है। मेरे पास ये क्वेश्चन का जो सीरीज देख रहे हैं ई सीरीज का क्वेश्चन है, आप लोग अपना सीरीज के हिसाब से क्वेश्चन ढूंढ करके बना लीजिएगा क्या क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, करा हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किसके इलाज में होता है। हाइड्राजीन एक दवा जो है, एक तरह से इसे समझ लीजिए, हाइड्राजीन एक ऐसी दवा है जिसका मुख्य रूप से कैंसर जैसे बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है। मतलब एक है मलेरिया, दूसरा है टाइफाइड, ये सब तो भाई बुखार वाला हो गया, है ना। तीसरा है कॉलरा, चौथा है ट्यूबरक्लोसिस, मतलब ये कैंसर से मिलता जुलता जो बीमारी होता है ना, उसी के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस, है ना। तो तीसरा नंबर, हाइड्राजीन एक ऐसी दवा है जिसका यूज हम लोग ट्यूबरक्लोसिस में इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो थर्ड का आंसर डी हो गया। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक एल्काइलाइड है। एल्काइलाइड ये भी दवाई है, मतलब ड्रग्स एक टाइप का हम लोग बोल सकते हैं। एल्काइलाइड, एल्काइलाइड एक ऐसी दवा है जो आप लोग को याद होगा, हमने बताया था जिस समय हम पढ़ा रहे थे एनाल्जेसिक के बारे में, कि एनाल्जेसिक जो होता है वो एक तरह का पेन किलर है ना। पेन को रिड्यूस, दर्द को कम करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। उसमें दो तरह का एनाल्जेसिक हमने आप लोगों को बताया थे, का नाम दिए थे नार्कोटिक, दूसरे का नाम एंटी नार्कोटिक। नार्कोटिक दवाइयां वो था जो पेन को तो कम करता ही है, दर्द को तो कम करता ही है, साथ ही साथ है ना वो स्लिप क्रिएट करता है, मतलब नींद भी वो उत्पन्न करता है, मतलब नींद आ जाता है दवा खाने के बाद उस आदमी को नींद आ जाएगा। तो उसी टाइप का ही दवाई होता है, याद रखना है एल्काइलाइड, है ना। एल्काइलाइड जो है वो उसी टाइप का दवा है, नींद लाएगा। मतलब इसमें कौन आ जाएगा, तो उसमें आप लोगों को याद होगा, बोले मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, यूनिक्यून, है ना, इस तरह का जो दवा होता है। तो निकोटीन तो नहीं हो सकता है ना। कोकीन, देखिए यही है कोकीन जो हम लोग यूज करते हैं ना, वही है मॉर्फिन, कोकीन,
तो ये कोकीन जो है चौथा का आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 5वां नंबर, तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सब तो एकदम क्वेश्चन आप लोग आसानी से बनाए होंगे, यही सब क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट लेने वाला है। कुछ देखिए, कुछ इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जैसे दवाइयों का नाम डायरेक्ट पूछ दिया गया, तो वो क्वेश्चंस वही स्टूडेंट अटेम्प्ट करेंगे जिनको पता है, एकदम डायरेक्टली याद है कि हाँ इस दवा का इस्तेमाल इस तरह की बीमारी में होता है। जिनको नहीं पता है बिल्कुल उस पर अटेम्प्ट नहीं लेना है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है। अब 70 में कोई भी मान लिया 10 क्वेश्चन अगर हार्ड पूछा है तो 65 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन अगर हार्ड पूछा है तो आपके पास 50 क्वेश्चन है। आपको तो 35 ही बनाना है, तो पहले आप लोग देख लेंगे जो बनने वाला क्वेश्चन, जैसे ये सब क्वेश्चन है एकदम इजीली बनेगा, सब लोग बनाए होंगे। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है? आप लोगों को बताए थे प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, 5 का आंसर ए हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेंगे आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में इस्तेमाल होता है। नायलॉन, याद कीजिए 2 तरह का नायलॉन आप लोगों को हमने पढ़ाया था, नायलॉन 6 और नायलॉन 6। नायलॉन बनता है हेक्सामिथिलीन डाइएमीन और एडीपी का अम्ल से, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन और एडीपी का अम्ल से। अब उसमें देख लेते हैं कोई ऑप्शंस में अगर मिल रहा है हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, कहीं पे नहीं है आपको, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन नहीं है, तो एडीपी का अम्ल है, मतलब इसका आंसर 6 का आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना, 6 का आंसर सी। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है CF2 निम्नलिखित में से किसका मोनोमर है? ना देखने से ही क्लियर लग रहा है कि इसमें 4 फ्लोरीन है और 2 कार्बन, मतलब टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन से क्या बनता है? तो यहां साफ साफ दिख रहा है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन बनता है टेट्राफ्लोरोइथीन से, तो 7 का आंसर ए हो गया, 7 का आंसर ए हो गया, 7 का आंसर ए हो गया टेफ्लॉन। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, तो 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है, देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है? सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल होता क्या है। कई तरह के फास्फोरस के अम्ल हमने आप लोगों को डिस्कस किया था कि फास्फोरस के अम्ल में होता है हाइपो, ऑर्थो और पायरो। याद रखिएगा, हाइपो होता है हाइपो, एक होता है ऑर्थो, है ना, और एक होता है पायरो। तो पायरो में क्या होता है भाई? इसी 3 तरह से, हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस। हाइपोफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक। तो यहां पे आप लोगों को ध्यान होगा, हमने कई तरह का एसिड बताया था। जैसे हाइपोफॉस्फोरस अगर बोलता है, हाइपोफॉस्फोरस, तो उसमें हम लोग बताए थे कि इसका जो फॉर्मूला आता है H3PO2, है ना। ऑर्थोफॉस्फोरस बोला था तो हम लोग बोले थे H3PO3। पायरोफॉस्फोरस बोला था तो हो जाएगा इसका H4P2O5, ऐसे करके। उसी तरीके से बहुत सारे हाइपोफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरिक। तो कि ऑर्थोफॉस्फोरिक को हम लोग फास्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, सिर्फ फास्फोरिक अम्ल, है ना। तो फास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4 होता है जी, H3PO4। इसमें मिला लीजिए H3PO4 कौन है? 8 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 8 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग 9 नंबर क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए ये भी क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। XA4 की संरचना होती है, ये तो बताया हुआ है आप लोगों का, वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। इसका आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, वर्ग समतलीय। 9 का आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है? कौन सा हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है? देखिए हैलोजन बहुत सारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन उसमें एक हैलोजन ऐसा है जो हमेशा माइनस में अपना ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, और आप लोगों को कॉपी में बता दिए। फ्लोरीन एक ऐसा हैलोजन है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा माइनस में होती है। बाकी ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन ये सब प्लस में दिखा सकता है, लेकिन फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। तो वही बोल रहा है कि कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाता है? धनात्मक नहीं दर्शाता है मतलब माइनस में दर्शाता है, ऋणात्मक दर्शाता है। तो ऋणात्मक कौन दर्शाता है? फ्लोरीन। तो 10 का आंसर आपका डी हो गया। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किसका बंधन कोण सबसे छोटा है? देखिए किसका बंधन कोण सबसे छोटा है? आपको पता होगा कि जैसे हम लोग लिखते हैं H2O, H2S, H2SE,
H2Te, H2Te। तो ये जो सारे ऊपर से आ रहे हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरिन, ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम लोग आते हैं ना, साइज परमाणु का बढ़ता है, और परमाणु का साइज बढ़ने की वजह से ना क्या होता है, रिपल्सन फोर्स जो है ना वो भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ऊपर से जैसे जैसे नीचे आओगे ना, उसका बंधन कोण जो वो घटता चला जाता है। तो अगर पूछेगा सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका है, सबसे छोटा बंधन कोण किसका है, तो आंसर हो जाएगा H2Te। ऑप्शन में हो जाएगा H2Te, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी। डी अब लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 12 में देख लीजिए, कह रहा निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें होता है। अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है जी, है ना, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। 12 को अगर आप देखें उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। देख लेते हैं, ये 10 हो गया। देखिए सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जोड़ा में है, क्योंकि सब देखिए सारे के सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं। अगर वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम का परमाणु संख्या 23 होता है, तो 23 को अगर लिखेगा तो हो जाएगा, है ना, 1s2 ऐसे करके लिख दिखा दे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2, ये देखिए 20 तक हो गया। 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, मतलब इसमें भी सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो जोड़ा में ही है, पेयर में ही है। अगर हम लोग टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम का परमाणु संख्या 22 होता है ना। तो 22 का अगर लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 20 हो गया। और इसके बाद हो गया 3d। देखिए 22 होता है, 22 में क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, डी वाला, डी में 2 होता था तो 2 इलेक्ट्रॉन ही निकल चुका और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल चुका है, मतलब 4s1, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 होगा। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1। लेकिन अगर हम लोग आयरन की बात करें तो यहीं से लास्ट वाला खाली लिख देते हैं, 4s2, देखिए यहां तक 20 होगा, और 3d6, 20 6 26 हो गया। लेकिन कह रहा 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा इसमें से, और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा 3d5। 3d5 का मतलब डी में 5 इलेक्ट्रॉन है जी, और पांचों का पांचों इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 5 बॉक्स में है, इसलिए सारा का सर 1 2 3 4 5, पांचों इलेक्ट्रॉन जो है वो एकदम बिल्कुल सिंगल रहेगा, मतलब अयुग्मित फॉर्म में रहेगा। याद रखना, इसका आंसर 12 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने में देखिए, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। कोई एक क्रोमियम का यौगिक ले लो, जैसे हमने लिया K2Cr2O7, इसमें एक निकाल के देख लीजिए क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था, हो गया 7 दूना 14, 14 में से 2 घटा दीजिए 12, 2 क्रोमियम के लिए 12, तो 1 क्रोमियम के लिए +6, यानी कि क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी हो गया आपका। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, यहां पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉपर प्लस प्लस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। कॉपर प्लस प्लस, ये बहुत एक बार और इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं भाई, कॉपर प्लस, कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है, 29 का सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। तो कैसे लिखेंगे, याद होगा आप लोगों को, ट्रिक्स भी आप लोगों को बताए थे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये 29 का हो गया। लेकिन ये सही नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगर इसका सही विन्यास लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां से आप जो लास्ट वाला लिखे 4s1 3d10, ये इसका सही विन्यास हो गया, कॉपर 29 का। लेकिन अब क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि कॉपर पर 2 प्लस आ गया। 2 प्लस कहने का मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन तो आपका 4s से निकल जाएगा, एस वाला तो पूरा साफ हो गया, निकल गया। 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो लास्ट में बचेगा 3d9, और d9 का मतलब आप समझ रहे हैं, डी में 9 इलेक्ट्रॉन, ये डी में जो 9 इलेक्ट्रॉन है इसको ना ऑर्बिटल में इस तरीके से सजा दीजिए आप, है ना, 5 ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन है 9 गो, तो एक हुंड का नियम लगा करके 2 3 4 5 6 7
8 और 9। बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। तो ये कह रहा है आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो 14 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 अगर देख लें, क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? सबको पता है कि सोना है ना, सोना धातु जो है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो 15 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 अगर देख लें, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी खनिज अयस्क है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी अयस्क खनिज हैं। इसका आंसर ए ही हो जाएगा। 16 का आंसर ए, सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित धातु में से किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म, करंट, वैद्युत का मतलब हो गया कि करंट फ्लो करवाना पड़ता है। तो जैसे नमक है NaCl, NaCl में कौन आता है? सोडियम, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे NaCl को अगर तोड़ना है, अपघटित करना है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने से सोडियम प्लस में और क्लोरीन माइनस में टूट जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सोडियम, डी। तो 17 नंबर का आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखिएगा, कह रहा है जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वो कौन सा अयस्क है? कह रहा वैसा अयस्क का नाम बताइए जिसमें दो धातु उपस्थित रहता है। तो सामने में लिखा हुआ कॉपर पायरेट, सबका फॉर्मूला लिख के देख लीजिए चेक करके। जैसे हेमाटाइट है तो हेमाटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, बस एक ही वो धातु है खाली लोहा। मैग्नेटाइट है Fe3O4 है ना, गैलेना है PbS, एक ही वो धातु है। लेकिन कॉपर पायराइट लिखिएगा तो CuFeS2, देखिए दो धातु है, तो कॉपर भी है और लोहा भी है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो 18 में दो धातु इसके साथ है कॉपर पायराइट में। तो 18 का आंसर आपका कौन हो गया? डी। अब क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, 1s2 2s2 2px 2py1 2pj, मतलब खाली 2p, p जो देख रहे हो ना, p के तीनों ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो s में दो गो, इधर 3 गो p में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 2 2 4 5 6 7। 7 किसका होता है जी? 7 होता है नाइट्रोजन का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। 19 का आंसर सी हो गया, है ना, 19 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है उसको हंसाने वाला गैस कहते हैं? आप लोगों को पहले ही बता दिया, हंसाने वाला गैस, रुलाने वाला गैस, सब आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। हंसाने वाले गैस का फॉर्मूला होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, यहाँ पे लिख रहे थे N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको हंसाने वाली गैस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 21 पे, निम्नलिखित में से किसकी बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? देखिए साइज छोटा, बंधन को तोड़ना मुश्किल, तो सबसे ज्यादा बंधन ऊर्जा किसका होगा? 21 में ऑक्सीजन का हो जाएगा। 21 का आंसर ए हो जाएगा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए, क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को इजी वे में समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 22 की बात करें, कारण निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है? निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है? किसकी अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है? देखिए यहां पे जो ऑप्शन होगा आप लोगों का सिल्वर ऑक्साइड होगा। क्या होगा? सिल्वर ऑक्साइड हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका बी। आद्र नहीं है, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का अनाद्र सिल्वर ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो गया 22 का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए। 21 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए। 23 में क्या कह रहा है? एक यौगिक दे दिया है, कह रहा है इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? आप लोगों को बताया था कि आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग मेन चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो मेन चेन देखिए कितने कार्बन का, 1 2 3 4, गिनती इधर से ही हो जाएगा 1 2 3 4। 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है तो हो जाएगा, सॉरी 1 2 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है तो हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। और टोटल कार्बन कितने हैं? 4, 1 2 3 4।
एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में अल प्रत्यय लगाते हैं तो हो जाएगा ब्यूटेनल, यानी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, नाल लिख दिया है, यहां से देखेंगे, यहां से यहां पता चल जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, फॉर्मेलिन एक व्यापारिक नाम है किसका? फॉर्मल्डिहाइड का, फॉर्मल्डिहाइड का, फॉर्मल्डिहाइड का, है ना। 24 का आंसर डी हो जाएगा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाएं, याद रखना फॉर्मेलिन फॉर्मल्डिहाइड को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, एक एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? याद कीजिए, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? आप लोगों को बताया था कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। एल्डिहाइड और कीटोन, देखिए अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराइएगा तो एल्डिहाइड बनेगा, और फिर एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण करवा दीजिएगा तो बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में यहां पे देखिए एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण है, अब कर रहा था तो अल्कोहल कर देते, ऑक्सीकरण है इसे अम्ल हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 25 का आंसर डी हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है क्लोरोटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? क्लोरोटोन बनता है, क्लोरेटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? देखिए एस्टल्डिहाइड से तो नहीं, क्लोरोफॉर्म है, यहाँ क्लोरोटोन मतलब कीटोन से रिलेटेड है, तो कीटोन इसमें आपको ढूंढ लेना है, कौन सा हो गया? फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, नहीं, ये आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 26 का एसीटोन, कीटोन हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर 27 की बात कर ले, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल है जी, ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल कोई भी एक ले लीजिए आप, जैसे मान लिया हम ले लेते हैं HCOOH, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, या दूसरा लेते हैं CH3COOH। मान लीजिए फॉर्मूला हमको याद नहीं है तो इसको हम लोग सेट कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन एक है, ठीक है, कार्बन एक, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 हो गया। यहाँ पे देखिए कार्बन 2 है तो 2 कार्बन कर दिया, हाइड्रोजन 4 है तो 4 हाइड्रोजन कर दिया, ऑक्सीजन 2 है तो 2 ऑक्सीजन। अब इसमें मिला लीजिए, किस पर ही सेट करा, देखिए जितना कार्बन उसका दुगना हाइड्रोजन है, जितना कार्बन उसका दुगना हाइड्रोजन है, और O2 तो साथ में रहेगा ही, इसका आंसर सी हो जाएगा। 27 का आंसर सी हो जाएगा, 27 का आंसर सी हो जाएगा। अगर 28 की बात कर ले, कह रहा फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड को किसके द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन फॉर्मिक अम्ल है और कौन फॉर्मल्डिहाइड है? तो उसके लिए आपको इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि खाने वाला सोडा में डालना पड़ेगा। कैसे भाई? देखिए जैसे फॉर्मिक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए अम्ल है, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा जिसको क्षार बोलते हैं, दोनों को जैसे मिक्स कीजिएगा ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, ठीक है। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं करेगा, तो उसी से हमको पता चल जाएगा कि कौन फॉर्मिक अम्ल है कौन फॉर्मल्डिहाइड। जिसमें से CO2 गैस निकला वो फॉर्मिक अम्ल, जिसमें से CO2 गैस नहीं निकला वो फॉर्मल्डिहाइड। इनके 28 का आंसर आप लोगों का हो जाएगा डी, 28 का आंसर डी हो गया। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लें, कर रहा है निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? देखिए ये आप लोगों को याद होगा, ये तो छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया नजर आ रहा है, ये भी प्रथम कोटि अभिक्रिया है, ये भी प्रथम कोटि अभिक्रिया है, लेकिन जो बी ऑप्शन देख रहे हैं, नहीं देखिए ये एस्टर है, NaOH है, इसमें अभिक्रिया कभी दोनों पर निर्भर करेगा, इसलिए ये प्रथम कोटि नहीं बल्कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। 29 का आंसर बी हो जाएगा आपका। ये सब क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, इसमें आप लोगों को याद होगा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए आप लोगों को ध्यान में नहीं है तो उसके लिए ट्रिक्स भी बताए थे। शून्य कोटि के लिए होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है खाली पर सेकेंड, और जब द्वितीय कोटि का पूछेगा तो यहाँ पे क्या देखें, ये मोल पे 1 था, यहाँ पे क्या है मोल पे 0 है, लीटर पे भी 0 है, पर सेकेंड हो गया। लेकिन जैसे द्वितीय कोटि पूछेगा तो देखिए मोल का पावर घटता जा रहा तो हो जाएगा मोल का पावर -1, लीटर का पावर बढ़ेगा तो हो जाएगा लीटर
पर सेकंड तो जैसे उसी रह जाएगा, यानी कि पर मोल लीटर पर सेकंड, मिला लीजिए कहाँ, पर मोल लीटर पर सेकंड, इसका आंसर सी हो गया। अगर 31 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 31, किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण दिया हुआ है जी, तो कार्य अभिक्रिया की कोटि का है। जब वेग समीकरण मालूम ही है तो कोटि निकालने के लिए खाली पावर को जोड़ देंगे, यहाँ हाफ है, यहाँ हाफ, हाफ हाफ 1 हो जाएगा, यानी कि 31 का आंसर हो जाएगा डी। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा फ्रेंडली के अधिशोषण समताप के अनुसार, ये देखिए अधिशोषित पदार्थ, यह है अधिशोषित पदार्थ की मात्रा, यह है अधिशोषक की मात्रा, समानुपाती होता है उसके दाब के पावर 1/n का। बराबर में बदलेंगे तो एक नियतांक लेते हैं, ये तो आप लोगों को बताया हुआ है। 32 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा दूध क्या है, तो दूध तो भाई पायस है। कैसा पायस है, जल में परिक्षेपित वसा, बिल्कुल सही है, जल में वसा परिक्षेपित है। दो तरह का बताया था, एक जल में तेल, तेल में जल, तो ये जल में तेल है, दूध जो है वो जल में तेल है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाएं, 34 पे, तो 34 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है। गोंद लिखाया हुआ था कॉपी में आप लोगों को, गोंद जो है वो लायोफिलिक कोलाइड है, यानी कि 34 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए, कह रहा हेबर विधि के द्वारा अमोनिया गैस बनाने में निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, या किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है। आप लोगों को लिखाया हुआ है हेबर विधि में हम लोग दो तरह का, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड है, दूसरा पोटेशियम ऑक्साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 35 का आंसर ए हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, 36 पे कह रहा हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार की रवा है, किस प्रकार का क्रिस्टल है, तो हीरा सहसंयोजक क्रिस्टल है जी, चूंकि हीरा कार्बन से बना होता है, इसलिए 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाए, कह रहा है NaCl रवा की संरचना कैसी होती है। NaCl जो होता है उसमें सोडियम बीच में रहता है, ऊपर क्लोरीन, नीचे क्लोरीन, दाएं क्लोरीन, बाएं क्लोरीन, आगे क्लोरीन, पीछे क्लोरीन, मतलब 6 गो आगे पीछे क्लोरीन इसका सटा हुआ रहता है। इसको हम लोग फलक केंद्रित के नाम से जानते हैं, FCC। NaCl की संरचना FCC के जैसी होती है, इसको हम लोग FCC भी बोलते हैं जी, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। तो 37 का आंसर बी हो गया। हम लोग चले आगे, क्वेश्चन नंबर 38 पे, निम्नलिखित में कौन रवाहीन है। रवाहीन मतलब क्या, क्रिस्टल विहीन, अक्रिस्टलीय। यहाँ पे से नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे देखिए एमोर्फस सॉलिड लिख दिया है, कौन एमोर्फस सॉलिड है, तो यहाँ पे ग्लास हो गया, मतलब कांच जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस, बाकी तो सब का सब क्रिस्टलीय ही नजर आ रहा है, मतलब कांच जो है वो अक्रिस्टलीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर क्वेश्चन, कर अष्टफल की रिक्तियों को बनने के लिए कितने गोलों को आपस में सटना पड़ेगा। देखिए चतुष्फल की रिक्तियों को बनने के लिए 4 गोला आपस में सटना पड़ेगा, अष्टफल की रिक्तियों को बनने के लिए 6 गोलों को आपस में सटना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए, किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका ताप पर निर्भर नहीं करता है। मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है, देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा। मोललता जो है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो 40 का आंसर डी हो गया। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, निम्नलिखित में कौन रॉल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन रॉल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। देखिए बेंजीन है और टोलुइन है, बेंजीन और टोलुइन दोनों का नेचर मिल रहा है, मतलब ये तो खैर विचलन दर्शाएगा ही नहीं। फिर है क्लोरोफॉर्म है और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ये दोनों ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, हमको पूछ रहा है धनात्मक। फिर यहाँ पे देखिए इथेनॉल है और क्लोरोफॉर्म है, ये दोनों है ना कोई ना कोई हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बन गया दोनों के बीच में तो समझिए वो ऋणात्मक विचलन ही दर्शाएगा, धनात्मक विचलन नहीं दर्शाएगा। तो धनात्मक हमको लगता है हो जाएगा बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि दोनों में कोई स्पेशल टाइप का बंधन नहीं बनता है, ये भी अपना स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है। दोनों को गर्म कीजिएगा, ये भी अपना वाष्प दाब बढ़ा लेगा, ये भी वाष्प दाब, फाइनल जो वाष्प दाब है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा, रॉल्ट के नियम के हिसाब से जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इससे धनात्मक विचलन दर्शाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें 42 का 42 नंबर क्वेश्चन, करा किसी विलयन के परासरण दाब को निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। परासरण दाब
एकदम फार्मूला डायरेक्ट बताए थे, पाई इक्वल टू सी आर टी, यही फॉर्मूला होता है, उसी पे अपना सेट कर लीजिए। तो पाई बाई सी इक्वल टू आर टी, एकदम सही तो बना हुआ है इसका, 42 का आंसर बी हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना, इस सी को नीचे लगेगा तो हो जाएगा पाई बाई सी इक्वल टू आर टी, पाई बाई सी इक्वल टू आर टी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 नंबर क्वेश्चन है, कर NaCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है 0, है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो, इसको कार्बोनिल हम लोग बोलते हैं, यह एक उदासीन लिगेंड है ना, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या वो 0 होती है, तो निकेल का भी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा, यानी कि 43 का आंसर ए हो जाएगा। हम लोग 44 पे आ जाते हैं। 44 नंबर जो क्वेश्चन है, 44 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है जलीय घोल में निम्न में से किसका मोलर विद्युत चालकत्व सबसे अधिक है। देखिए चालकत्व सबसे ज्यादा बोल रहा है, इसका मतलब आयनों की संख्या सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो आयनों की संख्या पता करके देख लीजिए। जैसे इसमें देखिए, इसको आयन में तोड़िएगा तो 4 गो ऋण आयन 1 गो धन आयन, टोटल 5 गो आयन आएगा। 3 गो ऋण आयन 1 गो धन आयन 4 गो आएगा। 2 गो ऋण आयन 1 गो धन आयन 3 गो आएगा। 1 गो धन आयन 1 ऋण आयन। इसमें आयनों की संख्या 3, एक मिनट, इसमें आयनों की संख्या 3, इसमें आयनों की संख्या 4, इसमें आयनों की संख्या 2, इसमें आयनों की संख्या 5। तो कह रहा किसका मोलर चालकत्व सबसे अधिक होगा। मोलर चालकत्व सबसे अधिक होने का मतलब आयनों की संख्या सबसे ज्यादा, आंसर इसका ए हो जाएगा। 44 का आंसर ए हो गया। अगर हम लोग बात करें 45 का, कह रहा 45 में K3FeCN का होल 6 का IUPAC नाम क्या है। तो यहां पे देखिए पोटेशियम 4 गो साइनाइड 6 गो साइनाइड, तो हेक्सासाइनो, फेरस को फेरेट लिख देंगे, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और 6 में से 3 घटाइए 3 हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, ये आंसर इसका डी हो जाएगा जी, इसका आंसर डी हो जाएगा। 45 का आंसर डी हो जाएगा। और है जो 46, कह रहा विटामिन B12 किसमें उपस्थित रहता है। सबको पता है विटामिन B12 का नाम ही है कोवालामीन, मतलब कोबाल्ट धातु इसमें उपस्थित रहता है, यानी कि 46 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, कह रहा है एक यौगिक दिया हुआ है, जटिल यौगिक, और इसमें निकेल की समन्वय संख्या, आप लोगों को बताया था समन्वय संख्या का मतलब होता है लोन पेयर की संख्या। लिगेंड के द्वारा जितना लोन पेयर केंद्रीय धातु को प्रदान किया जाता है वही उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो बताओ यहाँ पे ऑक्सलेट है, C2O4 ऑक्सलेट आयन है, और ये बाइडेंटेड लिगेंड है। तो बाइडेंटेड मतलब एक वो लिगेंड 2 लोन पेयर देगा, तो 3 गो लिगेंड मिला के 6 लोन पेयर हो गया, इसकी समन्वय संख्या 6 हो जाएगी, यानी इसकी समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। 47 का आंसर आपका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48, कह रहे हैं कि यौगिक दिया हुआ है, इसका IUPAC नाम बताइए। तो यहां से गिनती कर लीजिए आप लोग, मेन चेन कितने कार्बन का देख लीजिए, यही हमारा मेन चेन है ना, 1 2 3 और 4, तो हो जाएगा 1 पे क्लोरो है, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, यहाँ पे ब्यूटेन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन मिला लीजिए, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, आंसर 48 का आंसर सी हो जाएगा। 48 का आंसर सी हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 49 पे, 49 कह इथाइल ब्रोमाइड है, उसकी अभिक्रिया NaOH से कराई जा रही है। तो एकदम सिंपल सा रिएक्शन दे दिया है, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, इथाइल ब्रोमाइड है मतलब CH3CH2Br है। देख लीजिए रिएक्शन करवा रहा है NaOH के साथ, NaOH, आप लोगों को बताया था NaOH टूटेगा Na पे प्लस OH पे माइनस, है ना, ये बॉन्ड को कौन खींचेगा, Br, तो माइनस जाके इस पे अटैक करेगा। तो कौन अटैक कर रहा है, माइनस, माइनस को क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही, यानी कि ये हो जाएगा नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। 49 का आंसर बी हो जाएगा जी, 49 का आंसर बी हो जाएगा, 49 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 50 है, निम्नलिखित में से किस एल्काइल हैलाइड का जलांशन SN1 क्रिया के द्वारा होता है। SN1 जैसे बोला तो हम लोग को दिमाग में पहले आएगा टर्शियरी, टर्शियरी में सबसे ज्यादा SN1 होता है। तो देखिए टर्शियरी को नहीं, तो सेकेंडरी है, प्राइमरी है, नहीं भी प्राइमरी है, ये टर्शियरी, इसका आंसर डी हो जाएगा। SN2 पूछता है तब हम लोग है ना प्राइमरी पे चूज करते हैं, लेकिन SN1 पूछा है तो टर्शियरी, यानी कि 50 का आंसर डी हो जाएगा 50 का। आइए 51 में, 51 थोड़ा सा फास्ट करवा रहे हैं, जल्दी जल्दी, चूंकि क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है।
51 में कह रहा है क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से क्या बनता है। देखिए क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, उसका रिएक्शन करवाना है जिंक के साथ और जल की भी उपस्थिति होनी चाहिए। तो जैसे जिंक के साथ रिएक्शन करवाओगे क्लोरोफॉर्म का तो बना लेगा जिंक क्लोराइड, और चूंकि अवकरण कर रहा है तो जल का हाइड्रोजन जाके कार्बन में जुड़ जाएगा, तो जल का हाइड्रोजन कार्बन में जुड़ जाएगा माने कि कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन कर जाएगा और दोनों मिलकर बनाएगा मीथेन गैस, CH4 बना देगा इसको। इसका आंसर 51 का डी हो जाएगा मीथेन। 51 का आंसर डी हो गया मीथेन। क्वेश्चन नंबर 52 52 पे आइए। जब इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से, अभी थोड़ा देर पहले भी एक क्वेश्चन आपको बताया था शुष्क सिल्वर ऑक्साइड है ना, ये ऊपर में भी आया है, उसी को देखिए दूसरे तरीके से पूछ रहा है। इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो क्या बनता है। अभी तो जैसे बताया था ईथर बनता है, ऊपर में क्वेश्चन दिया हुआ था, मतलब ये क्वेश्चन को रिपीट कर दिया फिर से। क्या बनता है, ईथर बनता है, तो डाइथाइल ईथर हो जाएगा है ना, डाइथाइल ईथर हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे 53 लुकास अभिकर्मक, बार बार बोलते रहते थे लुकास झकास, मतलब क्या होगा, जिंक क्लोराइड और HCl, अनाद्र जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस फॉर्म में होना चाहिए, सूखा हुआ अनाद्र जिंक क्लोराइड। देखिए इसमें अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड, अनाद्र एल्युमिनियम क्लोराइड, अनाद्र जिंक क्लोराइड, आंसर इसका बी हो जाएगा, आंसर बी। लुकास अभिकर्मक जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl का मिश्रण होता है, 53 का आंसर बी। अगर हम लोग 54 क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर ले, क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 54 कहां गया जी, 54 क्वेश्चन नंबर 54 की बात अगर कर ले, कह रहा ब्यूटेन टू ऑल है, क्या है भाई, ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन टू ऑल किसको कहेंगे, ब्यूटेन, पहले तो ब्यूटेन लिख दो, 4 कार्बन CH3 CH CH2 CH3, उसमें OH लगा दीजिए, यही हो गया ब्यूटेन टू ऑल। तो बताओ ये कैसा अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा वो 2 कार्बन, सेकेंडरी अल्कोहल, इसका आंसर बी हो जाएगा, 54 का आंसर बी हो गया। अगर हम लोग 55 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, लिखित में कौन टर्शियरी अल्कोहल है, तो ये देखिए ये तो प्राइमरी है ना, उसके बाद ये देखिए ये भी प्राइमरी है, इसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन एक ही कार्बन के साथ, ये भी प्राइमरी है, लेकिन यहाँ पे देखिए OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, इधर इधर इधर, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा है ना, 55 का आंसर बी हो गया। आइए अब हम लोग 56 पे बात कर लें। एक यौगिक दिया हुआ कार्य, इसका IUPAC नाम क्या होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया ये सब। देखिए IUPAC नाम में मेन चेन 3 कार्बन का हो जाएगा, 1 2 3 है ना, 1 2 3 हो गया। 2 नंबर पे मिथाइल है तो हो जाएगा 2 मिथाइल, 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपेन, 1 नंबर पे अल्कोहल है तो प्रोपेनॉल हो गया, तो हो गया 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, इसका आंसर यही हो जाएगा है ना, 56 का आंसर ए हो गया। अगर हम लोग बात कर लें 57, क्वेश्चन नंबर 57, समपरासरणी विलयन किसको बोलते हैं, जिसका परासरण दाब समान हो। परासरण दाब समान होने का मतलब घनत्व समान नहीं होता है, नॉर्मलता समान नहीं होता है, शक्ति समान नहीं होता है, मोलर सांद्रण समान होता है, उसका सांद्रण समान हो जाता है, यानी कि 57 का आंसर डी हो गया, 57 का आंसर डी हो गया। अगर हम लोग 58 की बात करें, कर HCl और H2O का एजियोट्रॉपिक मिश्रण, सबसे पहले तो जानो एजियोट्रॉपिक मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो एकदम लिखा हुआ है HCl और H2O का 20.2%, 20.2%, ये स्थिर क्वाथी होता है, या इसी को एजियोट्रॉपिक मिश्रण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, 96,500 कूलम का विद्युत आवेश कॉपर सल्फेट के विलयन से देंगे तो कितना कॉपर मुक्त होगा। देखिए कॉपर सल्फेट कैसे टूटेगा पहले आप देख लीजिए, Cu पर प्लस प्लस, मतलब आपको यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे तब जाकर के कॉपर में चेंज होगा, मतलब 2 फैराड चाहिए, 2 फैराड मतलब 96,500 चाहिए है ना, 2 गुने 96,500 दीजिएगा तब 63.5 ग्राम जमा होगा। तो 2 फैराड से 63.5 ग्राम जमा हो रहा है, तो 1 फैराड मतलब 96,500 से कितना होगा, तो 63.5 का आधा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 31.76 ग्राम, 59 का आंसर बी। 59 के बाद हो गया 60, चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल स्थिरांक L/A होता है, इसमें सोचना क्या है,
60 का आंसर ए हो गया। सेल स्थिरांक L बटा ए होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। एक सेल दिया हुआ है, Zn से Zn-SO4, Cu-SO4 से Cu बन रहा है। कह रहा है इसका विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है, मतलब प्लस में, देखिए वोल्टेज यहाँ पे प्लस में दिया है, इसका मतलब सेल सही बना हुआ है। तो कह रहा है इसका कैथोड क्या होगा। कैथोड तो हमेशा बाईं ओर लिखते हैं, नहीं कि कैथोड हो जाएगा जिंक। जिंक का छड़ जो है वो कैथोड है। ये बिलियन है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, सर जिंक माने कि Zn-SO4 माने। तो देखिए कैथोड क्या होता है, प्लेट होता है ना, तो प्लेट तो भाई धातु का रहेगा, जिंक धातु का, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Zn-SO4 नहीं, इसमें आप लोग आंसर कीजिएगा, इसमें जिंक आंसर हो जाएगा। तो बहुत लोगों के दिमाग में लगता है कि सर Zn है Zn-SO4 दोनों बायां साइड में, तो नहीं, यहाँ पूछ रहा है कैथोड कौन सा है। कैथोड मतलब प्लेट के बारे में पूछ रहा है, रॉड के बारे में पूछ रहा है, तो वो जिंक आंसर हो जाएगा। 61 के बाद अगर हम लोग बात करें 62 का, कह रहा आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया। आयनीकरण याद होगा आप लोगों को, ऑप्शन में क्या क्या दिया है, फैराडे, आर्हेनियस, ओस्टवाल्ड, रदरफोर्ड। देखिए रदरफोर्ड तो भाई परमाणु का मॉडल तैयार किए थे। ओस्टवाल्ड विधि आप लोगों को बताया है, नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि है। इसमें ओस्टवाल्ड विधि हो गया। उसके बाद कह रहा आर्हेनियस। आर्हेनियस ने एक सिद्धांत दिया था अम्ल के बारे में कि अम्ल वो पदार्थ है जो हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है। आयन यानी कि आयन का कॉन्सेप्ट देने वाले जो वैज्ञानिक है ना, वो आर्हेनियस ही है। यानी कि 62 का आंसर बी हो जाएगा। 62 का आंसर बी हो जाएगा। 63 की अगर हम लोग बात करें, करा किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करता है जी, सक्रिय द्रव्यमान पे। अभिक्रिया की दर निर्भर करता है सक्रिय द्रव्यमान पे। 63 का आंसर डी हो गया। 64 एसीटिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है। एसीटिक अम्ल किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है, डायरेक्ट क्लोरीन से अभिक्रिया करके। देखिए PCl5 है, PCl3 है, SOCl2 है, Cl2 है, क्या करें किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है। SOCl2 के साथ रिएक्शन तो करवे करता है। यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा क्लोरीन। तो 64 का आंसर डी हो जाएगा। आ जाइए 65 पे। अब हम लोग अंतिम चल रहे हैं, लास्ट 5 क्वेश्चन और है। कह रहे एसीटामाइड क्या है। एसीटामाइड क्या है, एसीटामाइड। एसीटामाइड का मतलब हो गया, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एसीटामाइड का CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये हो जाएगा, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है ना, एमीन ग्रुप आ गया, इसमें लोन पेयर हो गया, मतलब ये क्षारीय हो जाएगा जी। ठीक है, ये क्षारीय हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें 66 क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है ये कैसा एमीन है, तो बताओ जी। NH2 है, इसका मतलब ये तो प्राइमरी है, देखने से ही लग रहा है। NH2 मतलब एमीन में से एक ही, अमोनिया में से एक ही हाइड्रोजन को हटाएगा। ये मत मान लीजिए कि टर्शियरी 3 कार्बन, नहीं, ये NH2 को देखिए, इसको NH2 है तो प्राइमरी एमीन हो जाएगा। 66 का आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लें 67 का। 67 में कह रहा मिथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म, और देखिए मिथाइल एमीन है, मिथाइल एमीन है CH3NH2, CH3NH2 है, रिएक्शन करवा रहा क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में। तो जैसी रिएक्शन देखे क्लोरोफॉर्म और KOH समझ गए, कार्बाइल एमीन टेस्ट, और कार्बाइल एमीन टेस्ट में बनता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। 67 का आंसर डी हो गया। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा निम्नलिखित में सबसे अधिक क्षारीय कौन है। एमीन, देखिए ये भी चारों के चारों एमीन है। अब सबको पता है कि सबसे ज्यादा क्षारीय एमीन जो होता है वो सेकेंडरी एमीन होता है, C2H5 का होल 2NH। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थायी होती है। आप लोगों को पता है कि प्रोटीन की जो संरचना होती है वो हेलिकल संरचना इस टाइप से, इस टाइप से। तो ये किसके द्वारा स्थायी होता है, इसके बीच में कौन सा ऐसा बंधन होता है। याद रखिए हाइड्रोजन बंधन होता है जो पूरे स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है, बांध करके रखता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंधन। 69 का आंसर डी हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें 70 का, क्वेश्चन नंबर 70, तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन कीटो हेक्सोज है। कीटो हेक्सोज मतलब, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन का होना चाहिए,
इसमें देखिए है सुक्रोज है, स्टार्च है, ये दोनों में तो भाई 6 से ज्यादा कार्बन, तो 2 ही ऑप्शन हो सकता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। हेक्सोज, हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो 6 कार्बन में भी कीटोन होना चाहिए। अब आपको याद होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर क्या है। ग्लूकोज हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें एल्डिहाइड होता है, और फ्रक्टोज किस, फार्मूला दोनों का सेम होता है। ये भी देखिए फार्मूला होता है C6H12O6, ग्लूकोज का फार्मूला, फ्रक्टोज का भी फार्मूला होता है C6H12O6, बट दोनों में अंतर क्या है, इसमें होता है कीटोन, इसमें होता है एल्डिहाइड। यहाँ कीटो बोल रहा है, कीटो मतलब आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बी हो जाएगा। तो ये अभी आप लोगों का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, एक बार हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, डिटेल आप लोगों को बता दिया है। ये क्वेश्चन हमको कहीं से स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है, पता नहीं उस स्टूडेंट ने क्या क्या आंसर किया है नहीं पता, लेकिन हम लोग मेरा प्रयास था कि हम इसमें आप लोगों का सही से एकदम आंसर बता दें। और जो भी कहीं पे अगर थोड़ा जल्दी जल्दी में बताया है तो कहीं अगर मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग कमेंट में उसको कहीं पे अगर कंफ्यूजन लग रहा होगा तो आप उसको कमेंट में बताएंगे, हम उसको फिर से करेक्ट कर देंगे। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं आप लोगों का। नेक्स्ट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो और दमदार एकदम मजेदार था, वो हम आपको फिर से डिटेल आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे।